थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। चलते हैं सीधा मुद्दे पर। माइक हैसन आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच से पहले और उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए उनसे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए। उसको लेकर क्या वाकई माइक हैसन ने बाबर आजम की इंक्लूजन, फ़खर जमान का बाहर होना, मोहम्मद हारिस का बाहर होना, सुफियान मुकीम का ना खेलना, उस्मान तारिक को खिलाना, इसके वाकई ऐसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए हैं या नहीं, इसके ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो माइक हैसन से हुआ वो आते ही उनके ऊपर सीधा बलडोजर चलाया गया कि भाई बाबर को क्यों रखा है। जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि बाबर को आपने क्यों रखा है, कोई उनकी परफॉर्मेंस तो है नहीं जो डोमेस्टिक में, जैसे आपने कहा था बिग बैश के ऊपर, वो अच्छी अगर परफॉर्मेंस देंगे तो आप उनको डालेंगे टीम में। यहाँ पर माइक हैसन ने क्या बोला ये सुनते हैं। I certainly endorse his selection. With Fakhar Zaman, we've sent him away to first-class cricket. We've had a conversation with him. He wants to come back into the one-day scene, so we've given him a bit of a break from T20s to get his technique back to where he wants to be, and I've been really supportive of that. And that's created an opportunity for another top-order player, and it's a great opportunity to get Bubba back into the squad. He's likely to bat at 3. माइक हैसन ने बोला कि भाई हमने फ़खर को भेजा है डोमेस्टिक में, फ़खर जाकर खेलेंगे डोमेस्टिक, वहाँ पर वो इम्प्रूव करेंगे। कमाल है। मतलब इनका दिमाग, अगेन इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, कौन सा दिमाग इनमें पाया जाता है। फ़खर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर सैम अयूब जो 4-0 कर चुके हैं, या फिर बाबर आजम जिनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर आपको क्वेश्चन था, उनको जाके डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, वो जाकर अपने आप को इम्प्रूव करें। जो आपकी होम कंडीशंस हैं, जहाँ पर फ़खर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 या 3 सीरीज़ बची हैं वर्ल्ड कप से पहले, वहाँ पर आप इतने बड़े पंगे ले रहे हैं, इतने बड़े जो है वो आप डिसीजंस ले रहे हैं, जहाँ पर आप अपना टॉप ऑर्डर ही फिर से हिला रहे हैं। और यहाँ पर अगर बाबर ने परफॉर्मेंस दे दी और फिर आप फ़खर का क्या करेंगे। अगर सैम अयूब ने परफॉर्मेंस दे दी तो फिर आप फ़खर का क्या करेंगे। साहबजादा फरहान, उनकी परफॉर्मेंस आ गई तो फिर आप फ़खर का क्या करेंगे, कहां पर खिलाएंगे उनको। सो दैट इज द प्रॉब्लम। फ़खर की जगह नंबर 3 या नंबर 2 या 1 पर बनती है। आपने सैम अयूब को ड्रॉप करके नंबर 3 पे डाला था। आप कैसे जो है वो ये कह सकते हैं कि फ़खर को ओडीआई की तैयारी के लिए जो है हमने डोमेस्टिक में भेज दिया। अरे ओडीआई का वर्ल्ड कप 2 साल बाद है भाई, अभी T20 का इनको कोई बताया कि 4 महीने बाद T20 का वर्ल्ड कप है, ना कि ओडीआई का वर्ल्ड कप है। ये मतलब दिमाग से बिल्कुल खाली हैं। फिर उसके बाद माइक हैसन से पूछा गया कि भाईजान हारिस को आपने क्यों ड्रॉप किया, उसके ऊपर माइक हैसन ने क्या कहा। Has had a lot of opportunity in recent times, and I think he'd be the first to admit that he hasn't grabbed those opportunities. But he's still young, and he's still very much a developing player. So I certainly would never say his career is over. What I'd say is certainly has to work a lot around the decision making with the bat, and even domestically. You know, he averages 17 in domestic cricket with the bat in T20s. So that's an area. It's pretty much the same in international cricket. So that's somewhere where he needs to improve. To come back and force his case back into the side. So ये आपने सुना। मोहम्मद हारिस जैसे बली का बकरा बनता है कोई, वैसा बली का बकरा जो है वो मोहम्मद हारिस को बनाया गया। उनको बोला गया कि आप सेक्रीफाइस करें, नंबर 3 नंबर 4 से छोड़कर आप नंबर 6 नंबर 7 पर खेलें, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। आप जो है वो हार्ट ऑफ द टीम हैं, आप जो हैं वो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस ऐसी की कि उनका जो है पत्ता ही कटवा दिया। और अब जो है वो उनको बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक में उनकी 17 की एवरेज है। तो ये जब आपने सेलेक्ट किया था उन्हें, तो उस वक्त ये स्टैट्स नहीं पढ़े थे आपने। उस टाइम पे आपको ये फिक्र, ये नज़र, ये एनालिसिस, ये आपकी टैक्टिक्स, ये कहाँ गई थी, ये कहाँ पर बैठी हुई थी। ये माइक हैसन के एक्सक्यूजेस, कितने एक्सक्यूजेस ये देंगे। पाकिस्तान में आकर बिल्कुल पाकिस्तानी बन गए हैं माइक हैसन और अच्छे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। मज़ा आ रहा है इनके एक्सक्यूजेस सुनकर, पाकिस्तान की लेकिन लगवा रहे हैं। उसके बाद इनसे पूछा गया कि उस्मान खान जो विकेट कीपर हैं वो सेलेक्ट क्यों हुए, उस पर इन्होंने क्या बोला। Usman Khan is a very good player of spin, and I think we see our wicketkeeper batting more through the middle than at the top, and that's obviously playing the spin in Sri Lanka is going to be a huge component for the World Cup. So hence why Usman Khan has got the opportunity during this series.
मतलब सोने पे सुहागा। जो पीएसएल में बंदा ओपनिंग में सेंचुरियां मारता रहा है, जो बंदा नंबर 2 नंबर 3 पर आकर सेंचुरियां मारता रहा है, जिसकी वजह से उसको टीम में सेलेक्ट किया गया कि भाई ये टॉप ऑर्डर नंबर 3 नंबर 4 नंबर 2 पर आकर खेलेगा, उसको आपने बना दिया मिडिल ऑर्डर का बैटर। और यार ये कौन से दिमाग है? मिडिल ऑर्डर में वो कहाँ से बैटिंग करेंगे? मिडिल ऑर्डर में वो पावर प्ले के बैटर हैं जो पीएसएल में आकर बैटिंग करते हैं। वो मिडिल ऑर्डर में क्या आपके ख्याल से कुलदीप यादव को छक्के मार सकते हैं? क्या वो आकर वरुण चक्रवर्ती को छक्के मार सकते हैं? ये अगेन फजूल लॉजिक है। उस्मान खान मिडल में तैयार करेंगे। अरे भाई आपको बोल रहा था अब्दुल समद को आपने मिडल में रखा है, उनको खिलाना चाहिए, वो खेलेंगे मिडल में क्योंकि वो मिडल में बैटिंग करते आ रहे हैं। इरफान खान नियाजी हैं, उनको आपको डालना था, वो मिडल में बैटिंग करते, उनका जस्टिफिकेशन बनती थी। कहीं से फ़ोन कॉल आती है और आप किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अजीब सी लॉजिक है। उस्मान खान जिनकी जगह ही नहीं बनती उनको आपने डाला हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन हुआ माइक हैसन से कि भाई ये जो साउथ अफ्रीका की लाइनअप है इसमें नए जो हैं वो कैप्टन है डैनवन फरेरा, उनके ऊपर, और नबीबिया में क्योंकि साउथ अफ्रीका हारी थी, एक ही T20 हुआ था, उसके ऊपर माइक हैसन ने क्या बोला? There are a lot of South African players that played, you know, that are different than that squad. So I don't think we're going to read too much into that. Obviously, Ferreira captained it, so we get a little bit of a glance into how he might operate, but certainly a different bowling unit. Look, the squad that South Africa put together is dangerous, very dangerous T20 side. And I think in T20s, you know, if you can make your side up of players that can win the game on their own, then you're very wary of that. But we're aware of what they offer. So, ऑपोजिशन की रिस्पेक्ट करना एक अलग बात है, ऑपोजिशन को ये बोलना कि वो डेंजरस है। अरे भाई ना उसमें मार्करम है, ना उसमें रिकल्टन है, ना उसमें स्टब्स हैं, ना डेविड मिलर हैं, ना जो है वो उनके कॉर्टियस बॉलर हैं। ये जो साउथ अफ्रीका की सी टीम खेलने आ रही है उसको आप डेंजरस कह रहे हैं। अरे भाई आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ जीत सकें। लोअर रैंक की टीम के साथ भी आपका यही हाल रहता है कि आपकी हालत पतली रहती है। यहाँ पर आप रिस्पेक्ट दें ऑपोजिशन को, लेकिन आप ये ना कहें कि ये डेंजरस है। ये डेंजरस नहीं है, आपको इनको हराना चाहिए। इसके बाद माइक हैसन से पूछा गया कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस और जो वर्ल्ड कप के लिए वो जाना चाह रहे हैं, क्या वो तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, और क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं, उस पर क्या बोला? We also have to focus on us in our preparation heading into the World Cup. You know, we've won 15 of our last 21 games in T20 cricket. We're certainly moving up the world rankings, but we've still got plenty to do. तो इस पे इन्होंने बोला कि हम 20 में से 15 जीते हैं, और 15 में से जो 15 जीते हैं हम 20 में से, हमारी तैयारी जो है वो अच्छी है, हम ऊपर जा रहे हैं रैंकिंग्स में। अरे भाई जब आप नंबर 9-10 की टीम है तो रैंकिंग में ऊपर ही जाएंगे ना सर, और कितना नीचे आएंगे? नीचे तो जगह ही नहीं है। नीचे कहाँ जगह है? नीचे जो टीमें हैं अगर आपने उनसे भी नीचे जाना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, ऊपर ही जाएंगे आप ऑब्वियसली। सो यहाँ पर अगेन आप जो सैंपल साइज है माइक हैसन जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो अजीब सी लॉजिक है कि आप रैंकिंग में ऊपर आ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। कमाल है। उसके बाद माइक हैसन से पूछा गया कि जो मिडिल ऑर्डर में कलैप्सेस रहे हैं, इंडिया के खिलाफ कलैप्सेस रहे हैं, टेस्ट मैच का भी क्वेश्चन इनसे पूछ लिया गया माइक हैसन से कि उसमें जो कलैप्सेस रहे हैं उसके ऊपर माइक हैसन ने क्या बोला? At the moment, I'm not involved in that, and I certainly wouldn't say that Pakistan have choked in any game. So, as I said, you know, we've won 15 of our last 21 games. We got ourselves in a good position in the Asia Cup final, and we weren't able to grab that, and that was disappointing. But we also realise that's against a very good side who's currently ranked number 1 in the world, and we're not quite there yet. And it exposed some areas we need to improve. We talk about that playing spin through the middle. We've made a few little changes there, and we're hoping to show some improvement on that in this series. सो यहाँ पर आपको याद होगा एशिया कप में पाकिस्तान के कलैप्सेस हुए थे। फाइनल में पाकिस्तान की टीम कलैप्स कर गई थी, 113 पे 1 था, फिर 147 पे ऑल आउट हो गया था पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ। उससे पहले मैच में भी जो पहला मैच था इंडिया के खिलाफ उसमें भी कलैप्स हुआ था, श्रीलंका के खिलाफ भी कलैप्स हुआ था, बांग्लादेश के खिलाफ भी कलैप्स हुआ था। और माइक हैसन जो है उनका सोल्यूशन क्या है? उस्मान खान, the Superman Usman Khan is your solution. He is going to come in the middle and he is going to save Pakistan cricket by not collapsing.
जो बंदा टॉप ऑर्डर का बैटर है वो आकर बीच में आकर आपको बचाएगा, ये इनकी तैयारी है। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की जो 15 होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्या वो 15 सेलेक्ट हो चुकी है या नहीं, उसके बारे में माइक हैसन ने क्या बोला। The majority of those players firmed up, but still some competition for places without doubt. The spin bowling, we've got competition for that. Obviously, we've brought in Usman Tariq. Sufyan Hakim is still very much in our thinking, and he's, been sent back to first-class cricket. In fact, disappointed he didn't play this first-class game because he needs to keep developing his game, but he's very much in our thinking. Usman Tariq is an exciting prospect for us to bring a point of difference. And then the wicket-keeping is obviously a competitive spot. We've brought in Usman Tariq. And then from a top order spot, with Faka coming back, that's going to create some competition as well. So, look, we're pretty close to where we will end up, but we need to use this series and the Tri-Series to help, give us options so that whether it be form or injury, we've got competition for places. So, पाकिस्तान की सीरीज क्या है? एक साउथ अफ्रीका, दूसरा श्रीलंका, तीसरा जिम्बाब्वे। इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी 15 जो है वो सिलेक्ट करने जा रहा है। ये सैंपल साइज होगा, उसके बाद पाकिस्तान अपनी 15 सिलेक्ट करेगा। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये कोई सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज ये जो टीम, ये जो ऑपोजिशंस हैं जिनके खिलाफ आप खेलेंगे, साउथ अफ्रीका की नंबर बी और सी टीम खेल रही है, जिम्बाब्वे कभी टॉप में आया नहीं, उनसे आप कंपटीशन करेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस अगेन नंबर 8वें 10वें नंबर से आप खेल रहे हैं। श्रीलंका हमने एशिया कप में देखा था कि उनकी परफॉर्मेंस की लग गई थी। सो श्रीलंका के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस को हम शायद जज कर सकें, बट बाकी जो 2 टीमें हैं वो तो काफ़ी लो हैं। वहाँ पर अगर बाबर ने परफॉर्म कर दिया, आपको नीचे उस्मान तारिक ने परफॉर्म कर दिया, तो क्या आप सुफियान मुकीम को भूल जाएंगे? क्या आप हसन नवाज को भूल जाएंगे? क्या आप फ़खर जमान को भूल जाएंगे? क्या आप सैम को भूल जाएंगे? क्या आप साहबजादा फरहान को भूल जाएंगे? मतलब ये जो सिलेक्शन है, ये जो आपने करनी है, ये जो ट्राई नेशन है, इसके बाद जो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है जो कि जनवरी में होना है। सो आपके बीच में 2 महीने का गैप है। सो वहाँ पर इतना बड़ा जो गैप है, मुझे लगता है कि ये जो प्लानिंग है ये फ्लॉड है। यहाँ पर पाकिस्तान को अभी अपनी उस 15 से खेलना चाहिए था जो वर्ल्ड कप के लिए खेलनी थी। उसको आपको ज़्यादा मैचेस देने चाहिए थे, वो उनकी टीम यूनिटी बनती। 1-2 प्लेयर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 5-5 प्लेयर अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पर फिर वर्ल्ड कप की लग जाएगी। मेरा ये एनालिसिस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।